लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आप समय को इससे पहले हमने विद्युत धारा, प्रतिरोध और ओम का नियम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन स्टडी किया था। आज हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव स्टडी कर रहे हैं। ये ऐसा कंटेंट है जिससे एक आपका पक्का क्वेश्चन आया है। बात समझ आएगा, बात समझ ना? ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि आज हमें इस पूरे तीनों जो प्रभाव है उनको तैयार करना है। स्टार्ट करते हैं। आप समय को विद्युत धारा का तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव। ओके, टॉपिक हमारा है विद्युत धारा का, मैंने कहा तापीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। ओके, तो आपसे मैं कह रहा हूं ये हमें स्टडी करना है। इसमें हम सबसे पहले करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, तापीय प्रभाव बोले या उसमें प्रभाव बोले एक ही बात होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस आपसे में को प्रभाव पर गीजर, हीटर, बोलो मैंने कहा ओवन, ठीक है, प्रेस, ठीक है, आदि उपकरण आधारित होते हैं। ठीक है, आधारित उपकरण आप समय को आधारित होते हैं। इन आप समय को उपकरणों में नाइक्रोम मिश्र धातु, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि तार या तंतु को यूज किया जाता है। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इस मिश्र धातु के तार का प्रतिरोध उच्च होता है। इससे क्या होगा आपसे मैं कह रहा हूं, सपोज दैट अगर हम थोड़ा सा ऐसे समझे, मेरे कहने का मतलब है कि आपने जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से बोलो अवरोध ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की आपसे मैं कहूँ अधिक टक्कर, बोलो आपसे मैं करूँ तो अधिक क्या होगा, बोलो उष्मा आपसे मैं को उत्पन्न। ठीक है, और जितनी अधिक उष्मा उत्पन्न होगी धारा के प्रवाह से, वही तो हमारा विद्युत धारा का कौन सा है, उसमें ये तापीय प्रभाव है। बात समझ में आई? तो यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं जो उष्मा उत्पन्न होगी, मैंने कहा उत्पन्न उष्मा, ठीक है, तो आपकी जो H इजिकल टू होगी वो आपसे मैं कहूँ P इंटू टी। ठीक है, बोलो क्या होगी, P क्या है, पावर, आपसे मैं कह रहा हूं शक्ति, और मैंने कहा T क्या है, बोलो समय, टाइम। तो हम क्या देखते हैं, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जो शक्ति एक्चुअली होती है वो V इंटू आई होती है। V क्या है, वोल्टेज आपसे मैं कह रहा हूं, और I क्या है, धारा, करंट। ओके, I क्या है, करंट, धारा। तो मेरे कहने का मतलब है, तो इसका मतलब हुआ कि जो हीट होगी वो आपका P की जगह क्या लिख सकता हूं, VIT। तो मेरे कहने का मतलब एक फॉर्मूला ये बन गया। अब हमने पढ़ा V इजिकल टू आई आर, ये क्या होता है, ओम का नियम। इसका मतलब हुआ कि मैं अगर इस V की जगह ये लिख दूंगा तो हीट का फॉर्मूला ये I स्क्वायर आर टी ये बन जाएगा। ये अपना धारा प्रतिरोध टाइम के रूप में हो गया, ये वोल्टेज धारा टाइम के रूप में हो गया। अगर V चूंकि आपसे मैं करूँ V इजिकल टू आई आर है, तो बोलो I की जगह V अपॉन आर भी लिख सकता हूं। ओके, तो हीट इजिकल टू
आपसे मैं कह रहा हूं अगर मैं यहाँ I की जगह लिखूंगा तो V स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि बोलो आपसे मैं करूँ ये सब हीट के फॉर्मूले हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको क्या चूज करना है कि एक्चुअली आपसे मैं करूँ आपको क्या दिया गया है, वी आई टी दिया तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, बोलो आई आर टी दिया तो इसको यूज करना है, और मैंने कहा वी आर टी दे रखा है तो बोलो इसको यूज करना है। यानी गिवन इंफॉर्मेशन पे हमारा बोलो क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है उसमें आपको ये कंटेंट पता होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ उसमें ऊर्जा, ठीक है, बोलो कि इकाई की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि चूंकि अभी हमने कहा हीट होती क्या है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ P इंटू टी, तो इसका मतलब यूनिट क्या होगी, बोलो आप कहोगे वाट इंटू सेकेंड। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होगा, वाट इंटू सेकेंड, या मैंने कहा बोलो इसी को हम जूल भी कह सकते हैं। क्लियर। यहीं पर मैं एक स्पेशल नोट बता रहा हूँ। स्पेशल नोट में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपसे मैं करूँ किलो वाट हावर्स, ठीक है, क्या लिखा मैंने, बोलो किलो वाट हावर्स। आपसे मैं कह रहा हूँ ये विद्युत ऊर्जा, आपसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपसे मैं कह रहा हूँ कि इकाई आपसे मेरे को होती है। क्लियर। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी पूछते हैं 1 किलो वाट हावर्स बोलो कितने जूल के बराबर होता है, तो किलो का तो हमने 1000 लग दिया, ठीक है, और आपसे मैं कह रहा हूँ हावर्स का 60 इंटू 60 लिख दिया, तो मेरे कहने का मतलब ये वाट इंटू सेकेंड बन गया। तो इसको हम बोलो 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट इंटू बोलो सेकंड, और वाट इंटू सेकंड को हम जूल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 बोलो किलो वाट हावर्स, 1 किलो वाट हावर्स एक्चुअली 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल के बराबर हो गया। क्लियर। और इसी को क्या कहा जाता, एक यूनिट कहा जाता। क्या कहा जाता, यूनिट। आपको पता है हमारे घर के अंदर जो लाइट का बिल आता है वो यूनिट के रूप में आता है कि आपने एक महीने में 100 यूनिट खर्च करी, 150 यूनिट खर्च करी, तो एक्चुअली यूनिट कैसे मेजर होता है, या एक यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट हावर्स के बराबर होता है। इसका मतलब आपको एक यूनिट की परिभाषा अगर करनी हो तो हम क्या कहेंगे, बोलो एक आपसे किलोवाट, ठीक है, का कोई विद्युत उपकरण, आपसे मेरे को विद्युत उपकरण 1 हावर्स 1 घंटे तक आपसे मेरे को चलता है, तो आपसे मेरे को मीटर में बोलो 1 यूनिट आपसे मेरे को विद्युत बोलो आपसे मेरे को खर्च होती है। ठीक है, 1 यूनिट विद्युत खर्च होती है, तो 1 यूनिट हमारी आएगी। इसका मतलब फिर 1 यूनिट अगर परिभाषा लिखेंगे तो वो 1 किलोवाट हावर्स के बराबर होगी। क्लियर। अब क्या होता है, ये परिभाषा ये सब सभी स्टूडेंट रट लेते हैं, लेकिन आपसे मेरे को उनको अप्रोच नहीं बनती है कि हमें यूनिट निकालेंगे कैसे। तो एक क्वेश्चन से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उस क्वेश्चन से आपको फंडा समझ में आएगा। क्लियर। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन लिया हमने, बोलो आपसे 50 वाट, ठीक है, बोलो आप जानते हो घरों के अंदर जितने भी डिवाइस होते हैं, बोलो 50 वाट, 100 वाट, कोई 10 वाट, आजकल CFL आते हैं 7 वाट, 16 वाट ऐसे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपके घर के अंदर बोलो जितने डिवाइस होते हैं वो कम वाट वाले होने चाहिए, ताकि अल्टीमेटली आपका बोलो लाइट का बिल कम आए। क्लियर। तो मैंने कहा एक 50 वाट का बल्ब, ठीक है, बोलो मैंने कहा बल्ब, मैंने कहा आपको 2 घंटे तक बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या करता है, बोलो चलता है। ठीक है, तो आपसे मेरे को कितनी बोलो कितनी यूनिट आपसे मेरे को विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा बोलो खर्च होगी। क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको आपसे हमें सोल्व करना है, मेरी बात को समझना। हमने देखा कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है
बोलो विद्युत ऊर्जा आपसे मैं कह रहा हूं वो तो क्या होती है, बोलो शक्ति इंटू समय। इसी से करेंगे, बोलो आपसे H इजिकल टू P इंटू टी। सबसे पहले बेसिक मैंने यही बताया, लेकिन मैंने कहा मुझे तो आंसर यूनिट में निकालना है। बोलो ऑप्शन में मेरे ऐसे आ रहा है 0.2 यूनिट, बोलो आपसे मैं करूं एक आ रहा है 0.1 यूनिट, बोलो एक आ रहा है बोलो 0.5 यूनिट, बोलो आपसे मेरे को एक आ रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मुझे तो आंसर किस में निकालना है, यूनिट में निकालना है। मेरी बात को समझना। तो मेरे कहने का मतलब है उसके लिए तो आपको पता है जो शक्ति है उसको किलोवाट में रखना पड़ेगा, जो समय है उसको हावर्स में रखना पड़ेगा। तो आपको कितना दे रहेगा, 50 वाट। तो आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर बोलो 1000 कर दूं और नीचे भी 1000 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है इनटू मैंने क्या लिखा 2 आवर्स। ठीक है, तो अब अगर मैं क्या करूं कि इस बोलो 50 इसको मैं कर दूं किस में, किलो में कन्वर्ट कर दूं, बोलो किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, और नीचे का 1000 मैंने वैसे ही रहने दिया। तो आप मुझे बताओ इसको सोल्व करेंगे तो आपसे मैं कह रहा हूं इसको सोल्व करेंगे तो जो 0.1 आएगा वो किलोवाट हावर्स में आएगा, और उसी को हम क्या कह सकते हैं, बोलो 0.1 यूनिट कह सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बोलो एक यूनिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट हावर्स के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आप जितना किलोवाट हावर्स में आंसर आएगा वही आपके यूनिट में खर्च होगा। आपको मेरी बात समझ में आए, यानी हमेशा आपको यहाँ पर शक्ति किस में मिलेगी, वाट में मिलेगी। ट्यूबलाइट बल्ब कुछ भी बोल देगा, आपको उसको क्या करना है, किलोवाट में बदलना है। तो किलोवाट में बदलने के लिए ऊपर 1000 किया नीचे 1000 किया, तो ऊपर वाला 1000 तो किस में चला गया, किलोवाट में, और नीचे वाला 1000 रह गया। अच्छा, उसके बाद समय अगर आपको कहे एक 50 वाट का बल्ब 1 घंटा चले, 5 घंटा चले, 2 घंटा चले, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोलो मिनट में बोल दे तो आपको उसमें हावर्स में बदलना पड़ेगा। बात समझ में, 30 मिनट बोले तो आपको नीचे 60 का डिवाइड करते आधा घंटा हो जाएगा। यानी आपको अगर यूनिट में आंसर निकालना है तो हमेशा शक्ति को किस में रखना पड़ेगा, किलोवाट में, और समय को किस में रखना पड़ेगा, हावर्स में, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आए, तो ये हमारा पहला प्रभाव था जिसको हम विद्युत आपसन धारा का तापीय या उसमें प्रभाव कहते हैं। जब तक आप इन प्रभावों का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं स्टडी करोगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बैठेगा। बात समझ में आए, पहला प्रभाव समझ में आया होगा। क्लियर, उसके बाद बात करते हैं, बोलो मैंने कहा विद्युत बोलो धारा, ठीक है, का चुंबकीय प्रभाव। आपसे मेरे को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या बता रहा हूं, बोलो मैग्नेटिक आपसे मेरे को इफेक्ट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपसे मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो पता होना चाहिए इस प्रभाव के बारे में। सबसे पहले ओरस्टोड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आपसे मेरे को इस प्रभाव के बारे में, आपसे मेरे को बारे में सर्वप्रथम ओरस्टेड, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं ओरस्टेड, मैंने कहा ओरस्टेड, ठीक है, नामक आपसे मैं कह रहा हूं वैज्ञानिक, ठीक है, बोलो नामक वैज्ञानिक ने आपसे मैं कहूं ने बताया। ठीक है, और ओरस्टेड ने क्या बताया कि आपसे मैं को उसने क्या प्रयोग किया कि जब मैं एक विद्युत परिपथ लेता हूं, मेरी बात को समझना, ये तार है और ये चुंबकीय सुई है, बात समझना। जब आपसे मैं कह रहा हूं बोलो परिपथ खुला होता है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो बोलो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। ये क्या है, मैग्नेटिक निडल चुंबकीय सुई। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला, बोलो कोई आपसे मैं कहूं विक्षेप नहीं। ठीक है, कोई विक्षेप आपसे मैं करूं नहीं। ठीक है, लेकिन इसने क्या देखा कि बोलो जब मैं आपसे मैं कह रहा हूं इस चुंबकीय आपसे इस विद्युत परिपथ के अंदर जैसे ही कुंजी डाल देता हूं, ठीक है, तो बोलो यहां पर धारा प्रवाहित होती है, ये धारा प्रवाहित होती है। तो इसने क्या देखा कि
चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप होता है। चुंबकीय सुई में क्या होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या होता है, विक्षेप होता है। क्लियर? तो आपसे मैं को चुंबकीय सुई में क्या हुआ, विक्षेप हुआ। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, बोलो चुंबकीय सुई आपसे मैं कह रहा हूं में विक्षेप किधर हुआ, धारा की ओर हुआ। तो फिर इसने कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में चुंबकीय सुई में जो विक्षेप हो रहा है वो मेरे विद्युत, बोलो आपसे मैं धारा के प्रवाह से ही हो रहा है या किसी और से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपसे मैं को इसने क्या किया, इस बार बोलो आपसे मैं को जो सेल है उसके टर्मिनल को बदल दिया। क्लियर? तो आपसे मैं क्या देखा कि जब मैं धारा की प्रवाह इधर करता हूँ तो चुंबकीय सुई जो है, आपसे मैं को ये जो चुंबकीय सुई है उसका भी विक्षेप किधर होने लगता है, बोलो आपसे मैं को इधर होने लगता है। तब तो इसने पक्का का 100% आपसे मैं करो ये जो चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है वो मेरे विद्युत धारा के द्वारा ही हो रहा है। फिर दिमाग में आया कि चुंबकीय सुई में विक्षेप तो चुंबकीय क्षेत्र से होगा, तो फिर इसने इन प्रयोग से बताया कि विद्युत धारा का प्रवाह करने से बोलो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बोलो बात समझ में? तो इस आधार पर, इस प्रयोग पर इसने क्या बनाया, रिजल्ट बनाया। क्लियर? बोलो रिजल्ट नंबर 1 क्या रिजल्ट बनाए, आपसे मैं कह रहा हूं जब विद्युत, आपसे मैं कह रहा हूं धारा, ठीक है, बोलो धारा का बोलो प्रवाह नहीं आपसे मैं को किया जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय सुई, आपसे मैं को चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप, बोलो कोई डिफ्लेक्शन, कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या बनाया, जब आपसे मैं कह रहा हूं विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह आपसे मैं को किया जाता है। ठीक है, जाता है तो धारा की दिशा में, धारा की बोलो दिशा में आपसे मैं करो चुंबकीय सुई, बोलो चुंबकीय सुई का बोलो विक्षेप आपसे में को होता है। ठीक है, बात समझ में आए? बोलो, और धारा की दिशा परिवर्तित करने पर बोलो आपसे में चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बोलो परिवर्तित हो जाता है। बोलो धारा की दिशा आपसे मैं कह रहा हूं को बोलो आपसे परिवर्तित करने पर आपसे मैं को चुंबकीय सुई, ठीक है, बोलो का बोलो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा, बोलो विक्षेप की दिशा आपसे में को बदल आपसे में को जाती है। ठीक है, बोलो बदल जाती है। उसके बाद उसने क्या कहा कि वास्तविकता में, तो उसने कहा कि एक्चुअली क्या होता है, ये तार है, बोलो आपसे ये बैटरी है, ये कुंजी है। ठीक है, तो उसने कहा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित इसलिए होती है कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो बोलो इस तार के चारों तरफ सेक केंद्रीय रूप से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बोलो बात समझ में आए? जिसकी दिशा तार के दोनों ओर अलग अलग होती है। इस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्लियर? तो आपसे क्या बताया, बोलो मैंने कहा ओरस्टेड बोलो के अनुसार, ठीक है, अनुसार विद्युत धारा, बोलो विद्युत धारा को प्रवाहित आपसे में को करने पर बोलो तार के, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं तार के, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं चारों ओर, ठीक है, चारों ओर सेक केंद्रीय मतलब कॉन्सेंट्रिक रूप से बोलो चुंबकीय क्षेत्र आपसे मेरे को उत्पन्न होता है जिसकी बोलो दिशा आपसे मैं कह रहा हूं तार के दोनों ओर अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है, मतलब एक तरफ अगर अंदर की ओर है तो एक तरफ बाहर की ओर है। इसीलिए ये कहता है जब आपने धारा की दिशा परिवर्तित कर दी तो चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। उसके बाद आपसे मेरे को उसने एक और रिजल्ट बताया। एक और रिजल्ट क्या बताया, इसी ने कहा बोलो अपने प्रयोग में कि बोलो यदि आपसे मैं कहूं यदि बोलो तार से
चुंबकीय सुई, आप समय को चुंबकीय सुई को बहुत आप समय को दूर ले जाते हैं, ठीक है, ले जाते हैं। तो बोलो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप, आप समय को कोई विक्षेप, ठीक है, बोलो विक्षेप नहीं होता है, नहीं होता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं तार में धारा बोलो प्रवाहित करने पर भी, तार में धारा प्रवाहित आपसे मैं कहूं करने पर भी, ठीक है। तो इसी आधार पर आप समय को ऑरेस्टोड ने कहा कि यही जो होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। आई होप आपको ये प्रभाव समझ में आया होगा। ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है, बस आपको यही पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने प्रयोग द्वारा बताया, ऑरेस्टोड ने बताया, और उस प्रयोग के अंदर क्या क्या रिजल्ट थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, 5 रिजल्ट। क्लियर। उसके बाद अपन पढ़ते हैं नंबर 3। मैंने कहा विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है। तो दोस्तों आपसे मैं कहूँ ये प्रभाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये प्रभाव आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा विद्युत अपघट्य सेल, विद्युत अपघट्य आपसे मैं कहूँ सेल, बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक आपसे मैं करो सेल, ठीक है, में बोलो मैंने कहा देखने को मिलता है, ठीक है, मिलता है। क्योंकि आप जानते हो विद्युत अपघट्य सेल का काम ही क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। बात समझ में आए। तो हम पढ़ी क्या रहे, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्लियर। तो मैंने कहा आपको कि विद्युत अपघट्य सेल बोलो का कार्य आपसे मेरे को विद्युत ऊर्जा, ठीक है, बोलो मैंने कहा कार्य जो होता है वो क्या होता है, बोलो विद्युत ऊर्जा आपसे मेरे को इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, बोलो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपसे मैं कह रहा हूं को किस में बदलना, बोलो रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब केमिकल एनर्जी में बदलना होता है। क्लियर। तो इसका मतलब इसी यहाँ पर विद्युत अपघटन सेल के अंदर जो क्रिया होती है उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा NaCl का विद्युत अपघटन, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अपघटन, आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं। आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, बोलो एक एनोड होता है, बोलो आपसे मेरे को एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, बोलो मैंने कहा ये आपका एनोड हो गया, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रोड, बोलो आपसे में कैथोड होता है, बोलो ये मैंने कहा सपोजिट क्या हो गया, कैथोड हो गया। क्लियर। इसके अंदर बोलो आपका जिस बोलो विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है वो होता है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया मेल्ट NaCl बोलो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ गलित, बोलो आपसे मैं को NaCl बोलो विलयन, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य, तो यहाँ पर बोलो क्रिया विधि करूंगा, तो मैंने कहा क्रिया विधि में क्या होगा, मैकेनिज्म में NaCl जो है बोलो टूटेगा किस में, बोलो आपसे मैं करूँ मैंने कहा Na+ और Cl- में, ठीक है। अब 8 आपसे मैं कर रहा हूँ एनोड, एनोड बोलो पे कौन जाएगा, तो एनोड तो मैंने कहा बोलो पॉजिटिव होता है, तो उस पर Cl जाएगा, Cl जाएगा हाफ Cl2 में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बदलेगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। 8 कैथोड, आपसे मैं को कैथोड पे क्या होगा, तो हमने देखा Na+ जाएगा और आपसे मैं को Na में बदलेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अतः आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो धातु का जमाव, आपसे मैं कह रहा हूँ जमाव मतलब डिपोजिशन, बोलो डिपोजिशन ऑफ आपसे मैं को मेटल, धातु का जमाव बोलो कैथोड, आपसे मैं को कैथोड इलेक्ट्रोड पर होता है, किस पे होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड पर होता है। बोलो बात समझ में। अब हम कितनी विद्युत की मात्रा प्रवाहित करेंगे, तो कैथोड पर कितना बोलो मात्रा धातु की जमा होगी, इसके बारे में फेराडे ने
बताया। तो इसका मतलब अगर आपके कोर्स में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो फेराडे के नियम से आएंगे। बात समझ में आए बोलो? तो यहाँ पर आपसे मैं क्या बता रहा हूँ बोलो, फेराडे बोलो के विद्युत आपसे मैं कहूँ अपघटन के नियम। ठीक है, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो आपसे मेरे को दो नियम दिए हैं, एक है फेराडे बोलो का प्रथम नियम, फेराडे बोलो का प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम। बात समझ में? क्या कहता है फेराडे प्रथम नियम में? किसी भी विद्युत अपघट्य सेल में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर जमा धातु की मात्रा उसमें प्रवाहित बोलो विद्युत की मात्रा अर्थात आवेश के समानुपाती होती है। आपसे मैं कहूँ क्या कहता है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा इस नियम, आपसे मैं कह रहा हूँ के अनुसार, इस नियम के अनुसार बोलो विद्युत अपघट्य सेल में बोलो कैथोड मैंने कहा बोलो कैथोड, ठीक है, पर बोलो जमा मैंने कहा धातु की मात्रा। ठीक है, कैथोड पर जमा धातु की मात्रा W आपसे मैं कह रहा हूँ सेल में प्रवाहित, आपसे मैं करूं प्रवाहित बोलो विद्युत की आपसे मैं को मात्रा। ठीक है, आप Q के समानुपाती आपसे मैं को होती है। ठीक है, ये आपसे मैं को इनका प्रथम नियम है। तो जो इन्होंने कहा उसको अगर हम फॉलो करें, अर्थात W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बता रहा हूं मैं आपको, Q बता रहा हूं। ओके, तो फेराडे कहता है इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे जिसको क्या बताया, Z। तो यहाँ मैंने कहा Z क्या है बोलो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत बोलो मैंने कहा रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो आपसे मैं कहूँ केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जो Z होता है वो एक्चुअली E/96500 के बराबर होता है। तो मैंने कहा यार फिर नई चीज़ आ गई, E क्या होता है, तो E आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है, मैंने कहा जमा बोलो धातु बोलो का तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी आपसे मैं करूं भार, मतलब क्या बता रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपसे मैं कहूं डिपॉजिट बोलो मैंने कहा मेटल। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पर 96500 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलो मैंने कहा कि बोलो 96500 कूलाम का मतलब होता है एक फेराडे, और इसका मतलब होता है एक मोल आपसे मैं को इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे मैं करूँ पॉइंट और लाइन है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने फेराडे के इक्वल होता है, तो एक फेराडे के इक्वल होता है, कितने कूलाम के इक्वल होता है, तो 96500 कूलाम के इक्वल होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फेराडे जो होता है वो आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है। क्लियर? तो आपसे मेरे को एक फेराडे कितने कूलाम के बराबर होता है, 96500 कूलाम के बराबर होता है। इसी कहानी को आगे बढ़ाएं तो मैंने कहा W इज इक्वल टू ZQ। क्लियर? आपसे मैं करूँ, अब मैंने कहा I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। बोलो धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। इसका मतलब हुआ जहाँ Q है वहाँ क्या लिख सकते हैं, IT। तो इसका मतलब हुआ अतः हम क्या लिख सकते हैं, बोलो W इज इक्वल टू मैंने कहा ZIT। बात समझ में? अब मैंने कहा हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया गया है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू ZQ बोलो इज इक्वल टू ZIT इज इक्वल टू E/96500 IT। क्लियर? ये फेराडे का प्रथम नियम का सार है। बोलो आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई एग्जामिनर कहे कि बोलो किसी
विद्युत अपघट्य सेल में इतने एम्पियर धारा इतने समय तक बोलो आप समय को प्रवाहित की गई है, तो बोलो आप समय को बताइए धातु कितनी मात्रा में जमा होगी। तो जो भी धातु देंगे उसका तुल्यांकी भार भी आपको दिया जाएगा, यहाँ पर पुटअप करके आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर अगेन और अगेन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि फैराडे का प्रथम नियम का सार तो ये आ गया, और आपको पता होना चाहिए कि जो 96500 है कूलाम, वो क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक आप से मेरे को मोल मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, और वो वास्तव में किसके बराबर है? बोलो 1 फैराडे के बराबर है। क्लियर? तो आपको फैराडे का प्रथम नियम समझ में आया। बोलो आपसे मैं कहूँ ज़्यादा कुछ नहीं, वेरी सिंपल। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि बोलो इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य सेल में कैथोड पर जमा धातु की मात्रा, बोलो आपसे मैं उसमें प्रवाहित बोलो विद्युत की मात्रा, ये समानुपाती होता है। इसको मैंने आपसे मैं को समानुपाती को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया जिसको मैंने जेड बोला, और जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल बोलो इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और एक्चुअली जेड क्या होता है? E अपॉन 96500, जहां पर E क्या है? बोलो जमा धातु का तुल्यांक की भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिट मेटल। और मैंने आपसे कहा कि यहाँ 96500 क्या है? 1 फैराडे के बराबर है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा कि इसके क्या रूप बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया, और ये आपको मैंने बताया 96500 कूलाम एक बोलो आपसे मेरे को फैराडे के इक्वल होता है, और आपसे मैं करूँ 1 फैराडे जो होता है वही क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आए। अगर हम सोचें कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा कि बोलो आपसे मैं कहूँ 27, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा यहाँ पर बोलो 5 एम्पियर, बोलो आपसे मैं कहूँ धारा, विद्युत धारा, ठीक है, 5 मिनट आपसे मैं कहूँ तक, 5 मिनट तक बोलो आपसे विद्युत अपघट्य, बोलो मैंने कहा AlCl3 विद्युत अपघट्य के सेल में प्रवाहित आपसे मैं कह रहा हूँ कि बोलो जाती है। ठीक है, जाती है तो बोलो कैथोड पर एल्यूमिनियम की कितनी आपसे मैं को मात्रा, कितनी मात्रा बोलो आपसे मैं को जमा, ठीक है, जमा होगी। बात समझ में? जमा होगी। ठीक है, अब आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको दे रखा है कि बोलो एल्यूमिनियम बोलो का तुल्यांक की भार, आपसे मैं कहूँ तुल्यांक की भार, बोलो मैंने कहा 9, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ है। ठीक है, अगर नहीं भी दे रखा हो तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपसे मैं कह रहा हूँ आपको पता है कि हमें क्या करना है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि बोलो आपको पता है W इजिकल टू क्या करना है? E अपॉन 96500 IT। क्लियर? तो E आपको कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। बोलो 96500, I कितना दे रखा? 5 एम्पियर। समय चूंकि सेकंड में पुटअप करना है, वहाँ 5 मिनट में दे रखा है, तो 60 करते ही क्या हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। और फिर इसको सोल्व करके हम आंसर टिक कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर फिर एक बात समझने की है, अगर सपोज या तुल्यांक की भार नहीं दिया जाता तो आपको पता होना चाहिए कि तुल्यांक की भार जो होता है वो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है? परमाणु भार। ठीक है, डिवाइड बाय बोलो मैंने कहा संयोजकता कारक। ठीक है, संयोजकता कारक, वैलेंसी फैक्टर। बात समझ में आए? और संयोजकता कारक क्या होगा? कोई भी धातु जमावट होती है तो उसका आपसे मैं कह रहा हूँ आवेश होता है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जमा होगा, तो एल्यूमिनियम बोलो मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कहूँ यहाँ पर एल्यूमिनियम मैंने कहा बोलो 3 इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम बदला, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब भी आप जैसे सपोजेड मैं कहता आपको कि एल्यूमिनियम का परमाणु भार, आपसे मैं को परमाणु भार मैं देता 27। ठीक है, बोलो तो एल्यूमिनियम का
तुल्यांकी भार आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो सपोज दैट मुझे क्या करना पड़ता, बोलो आपसे मैं को एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार करता तो 27 में बोलो 3 को डिवाइड करता तो बोलो मेरा 9 आ जाता। बोलो बात समझ में। ये मैंने आपको पैरेलल क्यों बताया, अगर आपको या तो तुल्यांकी भार दिया जाएगा या जमा धातु का परमाणु भार दिया जाएगा। अगर परमाणु भार दे तो तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए, और डायरेक्ट तुल्यांकी भार दे दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आए बोलो। तो इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूं हम फेराडे के प्रथम लॉ के क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें, बोलो आपसे मैं कहूं फेराडे, बोलो फेराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। बोलो द्वितीय नियम की बात करें तो मैंने कहा फेराडे ने जो प्रथम नियम है तो एक सेल लिया था। फेराडे कहता अगर दो विद्युत अपघट्य सेल, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले ले और उनको श्रेणी क्रम में जोड़े तो जैसे ही सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो प्रभावित आवेश की मात्रा तो समान हो जाएगी। तो फिर जो दोनों विद्युत अपघट्य सेलों के कैथोडों पर जमा धातु की मात्राओं का जो अनुपात होगा वो उनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, यदि दो आपसे मैं को सेल, ठीक है, को किस में जोड़े, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में आपसे मैं को जोड़ते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ते ही क्या हो गया, Q क्या हो गया, समान हो गया। अच्छा तो W इज इक्वल टू क्या होता है, ZQ। अगर Q समान हो गया तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, Z के हो गया। अच्छा Z क्या होता है, E/96500 के बराबर होता है। इसका मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, आपका E हो जाएगा, E के हो जाएगा। इसका मतलब हुआ दोनों कैथोडों पर जमा धातुओं की मात्रा का अनुपात उनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो फेराडे का द्वितीय नियम क्या कहता जाता है, यदि दो विद्युत अपघट्य आप समय को सेलों को श्रेणी क्रम, आप समय को श्रेणी क्रम में बोलो जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए बोलो तो आप समय को उनके कैथोड, आप समय करो कैथोडों पर बोलो कैथोड्स पर जमा, मैंने कहा कैथोड पर जमा बोलो धातुओं की मात्राओं का अनुपात, मात्राओं बोलो का अनुपात, आप समय को अनुपात जो होता है वो जमा धातुओं के तुल्यांकी भार, आप समय को तुल्यांकी बोलो भार के अनुपात आप से मैं कह रहा हूं के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको कभी भी कोई सिद्धांत याद नहीं करना है, अगर आपको समझ में आ गया तो स्टेटमेंट खुद ही बना सकते हो। तो आपसे मैं कह रहा हूं इसके क्वेश्चन में हमेशा आपको 3 इंफॉर्मेशन दी जाती है और चौथी आपको निकालनी पड़ती है। आई होप आपको तीनों प्रभाव समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज हमने आपसे मैं कह रहा हूं तीनों प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव, फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और फिर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने बोलो आपसे मैं को पूरा हमारा जो चैप्टर है वो हमने तैयार कर लिया है। क्लियर। तो इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। बात समझ में आए। आई होप हमारा जो एक ये अभियान चल रहा है यूट्यूब पर, आपको पूरा रिट आप समय को मेंस का साइंस प्लस लेवल 1 के जो 7 टॉपिक है उनको कराने का, वो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा और आप इसका जरूर बेनिफिट और लाभ ले रहे होंगे। ओके। तो आपसे मैं कह थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहे, मस्त रहे और आपसे मैं निरंतरता बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपको कभी सक्सेस प्राप्त करनी है, किसी भी गोल या एम में आपको सफल होना है, तो उसमें एक ही आपसे में चीज है निरंतरता। जब तक आप में रेगुलरिटी नहीं आएगी आप कभी सफल नहीं हो सकते। क्लियर। तो निरंतर बहुत जरूरी है और आपसे मैं करूं आपको हमेशा अच्छे से रिवीजन करना है और पढ़ना है। क्लियर। तो अच्छे से पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।